क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए। जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मज़ीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपने सहाबा की ट्रेनिंग की, सहाबा ने दुनिया को टेक ओवर किया। फास्ट फॉरवर्ड आज हम अपने तमाम बॉटम ऑफ द बैरल हमारी क्वालिटी हो चुकी मुसलमानों की 2-2.5 अरब के करीब एक बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद। तो जब मुसलमानों ने सलाहुद्दीन ने उनको यरूशलेम से निकाल मारा तो इटालियन ने मुसलमानों के साथ अच्छा ताल्लुक रखा कि जी बिजनेस करते हैं। आपने बोला कि वो डार्क एजेस वहाँ पे तो शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पे अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में ज़ाहिर मुसलमानों की हुकूमतें कायम होना शुरू हो गई। तो इस टाइम में इनके पास यानी कि मुसलमानों के पास साइंस कहाँ से आ गई? दूसरा क्या हुआ कि उस प्रेशर की वजह से स्पेन के बादशाह को एग्री करना पड़ा कि हम ईसाई आपस में नहीं लड़ते, आइए मिल के मुसलमानों का मुकाबला करें। तो सुल्तान ने क्या किया कि भाई फ्रेंच वालों को कहा कि आप इस्तांबुल में आके रहिए, यहाँ इंडिया से चाइना से जो भी सिल्क चाहिए वो आप यहाँ, लेकिन हमें आप मसूल दी। क्योंकि बेसिकली दुनिया को डोमिनेट कर रहे थे तो ऑब्वियसली हर चीज हमारे थ्रू होके गुजर रही है। हमारे थ्रू होके तो बादशाह को तो नाले पड़ गए। तो उसने उनसे कहा कि जी ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप ये करें कि आप मेरे साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई। तो इस तरीके से प्रोटेस्टेंटिज्म जिसको कहते हैं वो कामयाब न होता अगर ऑटोमन जो है वो कैथोलिक किंग के ऊपर हमला न करता। कि वो जो कैनन है या जो बंदूक का गोला है उसमें ताकत, जब वो ताकत आई तो उसमें क्या हुआ कि दूसरे जहाज वाले जो है ना वो तो बंदूकें लेके आ रहे थे, ये गोला फेंकते, तो उससे क्या हुआ कि इनको थोड़ी सी सिक्योरिटी हुई। उस सिक्योरिटी की वजह से इनका अपर हैंड होना शुरू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दोबारा से हम हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड के साथ इस सीरीज की। अगेन सवाल वही है और हम अभी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। सवाल वही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, अपने सहाबा की ट्रेनिंग की, सहाबा ने दुनिया को टेक ओवर किया। फास्ट फॉरवर्ड आज हम अपने तमाम बॉटम ऑफ द बैरल हमारी क्वालिटी हो चुकी मुसलमानों की 2-2.5 अरब के करीब एक बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद। व्हाट वेंट रॉन्ग, ये सवाल है और हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने अपनी लास्ट एपिसोड में छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुल्फ़िकार अली शाह साहब, कैसे हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि जो है ना हम अब थोड़ा सा आपने जो पॉइंट टच किया था जहाँ पे क्रिश्चियंस ने जब रोमन एम्पायर के पास आके बाइबल और वो सारी चीजें करना शुरू की, मेरा सवाल वहाँ पे ये था कि आपने बोला कि वो डार्क एजेस वहाँ पे तो शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पे अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में ज़ाहिर मुसलमानों की हुकूमतें कायम होना शुरू हो गई। तो इस टाइम में इनके पास यानी कि मुसलमानों के पास साइंस कहाँ से आ रही थी? यानी कि आपने बोला उन्होंने बहुत तरक्की की 800 साल के अंदर, तो वो इनकी बेसिस कहाँ से आ रही थी, कैसे स्टार्ट हुई? मुसलमानों ने इस साइंस को नए तरीके से शुरू नहीं किया। उन्होंने जो कुछ पहले था उसको बिल्ड, जो कि ग्रीको रोमन साइंसेस थी उसको भी बिल्ड किया, पर्शियन को बिल्ड किया, इजिप्शियन को बिल्ड किया, इंडियन से जो कुछ मिला उसके ऊपर बिल्ड किया। पेपर इन चाइना से मिला, न्यूमरल इंडिया से मिले, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के तरीके पर्शिया से मिले, मैथमेटिक्स और उसके बाद मेडिसिन, फिलॉसफी ग्रीको रोमन से मिली। उनको इस्लाम के मुताबिक मॉडिफाई किया और एक इस्लामिक सिंथेसिस क्रिएट किया। उसको क्रिएट करने के बाद फिर सब कुछ मुसलमानों का किया। यूरोप जीरो पे चला गया, वो तो एक स्टैग्नेंट स्टेट में चला गया था जब उन्होंने उसको जिसको डाके जिस कहते हैं। अच्छा, आप कहते हैं मामूनुर रशीद जी, हारून रशीद को बड़ा लगता है जी। तो मामूनुर रशीद का आपने बोला कि वहां से ये यानी कि अब्बासिड जो टाइम था, एरा था, ये वहां पे स्टार्ट हुआ है या उमैयद एरा में स्टार्ट हुआ था? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब उमैयद में थोड़ा था, लेकिन उसकी जो ज्यादा एक्सपेंशन हुई
वो अब्बासिद से शुरू हुई। अब्बासिद से स्टार्ट। और उसके बाद जो उसकी कल्मिनेशन थी वो मुख्तलिफ दौरों में होती रही। ओके। ऑटोमन्स ने भी की, ममलूक ने भी की। हर कोई अपनी हुकूमत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें उनको चाहिए होती थी, बहरी बेड़े बनाए, बंदूकें बनाई, तोपें बनाई, ये सारे जो थे, क्योंकि कोई भी चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती जब तक कि आपके पास पावर ना हो। तो जो जो चीज़ उनको ज़रूरत थी उस चीज़ को उन्होंने इन्वेंट की। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब स्पेन को दोबारा ईसाइयों ने रिकॉन्क्वेस्ट की, तो उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले एक तर्जमे का सेल कैंप हर शहर के अंदर, कुर्तुबा के अंदर, इशबिलिया के अंदर, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो इन ईसाइयों को उन्होंने कहा कि जी ये किताबें जो अरबी से है ना उसको लैटिन में ट्रांसलेट। ओके। तो उससे सबसे पहले किताबें जो थी उनके मुख्तलिफ सेल बनाए ट्रांसलेशन। इब्न सीना का कानून चा, कैनन ऑफ, कहते हैं ना तिब, कानून तिब, उसको ट्रांसलेट किया और उस पे मुख्तलिफ जगहों पे क्या कर दिए कि छोटे छोटे अस्पताल बना के कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करो। इब्न सीना की फलसफे को, अल-फराबी के फलसफे को, इब्न रुश्द के फलसफे को, इब्न तुफैल, इब्न बाजा के फलसफे को उनको ट्रांसलेट किया और अपनी सेमिनारी में, चर्चों में लोगों को कहा कि इनको पढ़ो और इनको क्रिश्चियन के मुताबिक बनाओ। उसके बाद जो ओरिजिनल ग्रीक्स की थी, गैलीलियस की तिब थी, सोक्रात की थी, सुकरात की थी, उनको कहा कि उनको अरबी से ट्रांसलेट करो और बताओ, लोगों को पढ़ाओ कि अरस्तु ने क्या कहा, गैलीलियस ने क्या कहा। अब मसला ये था कि गैलीलियस की ज़बान, अरस्तु की ज़बान कोई 500, 600 साल, 700 साल पुरानी थी। अब सिर्फ मुसलमानों ने ही उसको समझा था और सब कुछ लिखा था अरबी में। तो अब ऐसा ही है जैसे अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी की कोई चीज जाती है, मिसाल के तौर पे आप अमेरिकन टैंक आप खरीदते हैं तो उसके साथ वो टीचर भी ट्रेन करने के लिए भेजते हैं और साथ में वो मैनुअल भी भेजते हैं। जब हमने F-16 खरीदे तो पायलट यहाँ पे पहले ट्रेन हुए, फिर उनको इंग्लिश में ही वो मैनुअल भी दिया गया। अब जो आदमी इंग्लिश नहीं समझता उसको चलाना नहीं आएगा। तो इस तरीके से तो इन्होंने क्या की कि मुसलमानों को लाए इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर वो चीजें सिखाने की। ओके। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने जब सलीबी दौर से मुसलमानों के साथ ताल्लुकात बनाए हुए, क्योंकि फलस्तीन में रहे, यरूशलेम में रहे, लेबनान में रहे, तो सलीबी जंगें जो थी वो भी तिजारत के लिए थी। क्योंकि होता था कि चाइना से, वियतनाम से, पर्शिया से, इंडिया से सारी चीज़ें आती थी और फिर उनको पूरे यूरोप में भेजा जाता था, इजिप्ट से, लेबनान से, फलस्तीन से, इजराइल जो आजकल है उस जगह से। उन्होंने इस जगह पे कब्जा किया ताकि मंडी को कब्जा करें। तो जब मुसलमानों ने, सलाहुद्दीन ने उनको यरूशलेम से निकाल मारा तो इटालियन ने मुसलमानों के साथ अच्छा ताल्लुक रखा कि जी बिजनेस करते हैं। तो अब क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वो इटालियन जो थे आते थे लेबनान में, वो आते थे टर्की के अंदर, वो आते थे इजिप्ट के अंदर। ये सारे के सारे मिसालें, ये सारे का सारा सोना, चांदी, आइवरी, ये सिल्क, ये सारी चीजें इजिप्ट पहुंचती, अलेक्जेंड्रिया, वहां से वो लेके जाते इटली और इटली से वो पूरे यूरोप को भिजवाते। अब उस पैसे से इटली के जो स्टेट्स थी ना वो इतनी अमीर हो गई क्योंकि वो फॉरेन का सारा पैसा वहां पे आ गया। तो उन्होंने बड़े बड़े बंगले बनाना शुरू किए, बड़े बड़े चर्च बनाना शुरू किए और इस वक्त वो इजिप्ट से, वो सीरिया से, लेबनान से बिल्डर्स को ले गए कि बंगले बनाओ। बल्कि वहाँ के जो चर्च है, अगर आप इस वक्त वेनिस पे जाएं तो वेनिस का जो बड़ा चर्च है सेंट माइकल का जी, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे मस्जिद, क्योंकि उसके बनाने वाले सीरियन मुसलमान।
ओके। उसी के तरीके एक मेहराब है, उसी के तरीके से डोम है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी मुसलमान ने मस्जिद बना। उनके जो विलास हैं, अभी इस वक्त भी आप वेनिस के जाएं तो ऐसे लगता है मेहराब है, ऐसे स्टूल बने हुए हैं। और उनके अंदर अगर आप जाके पेंटिंग देखें तो औरतें हिजाब वाली, पर्दे वाली, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे वो कैरो और अलेक्जेंड्रिया उन्होंने बनाया। जोसेफ, ये एरा कौन सा है, टाइम कौन सा है? बेसिकली ये 1090 में सलीबी आए जी। और उसके बाद 13th सेंचुरी में उनको भगा दिया गया। ठीक है ना जी। उसके बाद से ये तिजारत शुरू हो गई। और इस वक्त ये ऑटोमन एम्पायर का टाइम शुरू हो गया। ऑटोमन जो थे उस वक्त 13 वो ऑटोमन तुर्की को कंट्रोल किए थे जी। इस तरफ अपना इजिप्ट के अंदर ममलूक थे, लेकिन बाद में फिर ऑटोमन्स ने इजिप्ट पे भी कब्जा कर लिया जी। और फिर यूरोप जो था वो ऑटोमन्स के साथ डील करता रहा। ठीक। तो ये बेसिकली ऑटोमन के ट्रांजिशन वाला ही टाइम है सारा, जिस वक्त आप ये सारी बात कर रहे हैं। 13, 14, 15, 16 एंड 17 सेंचुरी जी। तो ये लोग फिर यहाँ से चीजें लेके जाते और पूरे यूरोप में तकसीम करते। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि 16 सेंचुरी जी। फ्रेंच का बादशाह, उसका नाम था फ्रांसिस I, 1536 के अंदर उसने स्पेन के किंग के साथ जंग, क्योंकि स्पेन के किंग ने उसके बहुत सारे फ्रेंच इलाके पे कब्जा किया। ठीक है। तो उस पे उसको शिकस्त हो, फ्रांसिस I उसको भी फ्रांस के बादशाह ने पकड़ लिया, सॉरी स्पेन के, उसके बच्चों को भी कर लिया गिरफ्तार। अब उसकी माँ ने, फ्रेंच किंग फ्रांसिस I की माँ ने चोरी चोरी एक डेलीगेशन भेजा सुल्तान सुलेमान अल कानूनी, जो बादशाह था सल्तनत उस्मानिया का, और उसने हंगरी को भी फतह किया था, रोमानिया को भी फतह किया था। और वही बेसिकली क्या कर रहा था कि जिसको कहते हैं स्पेनिश जो बादशाह था उसका जो दारुल हुकूमत थी वो आजकल वियना था। ओके। तो वो वियना को भी उसने मुहासरा किया। तो उस अपना फ्रेंच बादशाह फ्रांसिस I की माँ ने बहुत सारे तोहफे भी भेजे और कही कि सुना है कि तू बहुत बड़ा आदमी, तो जिसको यानी प्रॉमिस करता है उसको पूरा करता। मेरे बच्चे को ये स्पेन के बादशाह ने दलील कर दिया, वो तेरा भी दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन। अगर तू मेरे बच्चे को आज़ाद करवा दे तो स्पेन जो है वो तुम्हारा एक वेसल बन जाएगा, तुम्हारा बेसिकली क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। तो अब स्पेन के खिलाफ फ्रांस भी हो जाएगा, तुम भी हो जाओगे, तो तुम स्पेन के बादशाह को क्या कर सकते हो, सिच पहुंचा सकते हो। सही। सुल्तान सुलेमान अल कानूनी ने फौज पकड़ी, अच्छा मान गया, एग्री हो गया, मान हो गया, और उसने जाके स्पेन के ऊपर, स्पेन के बादशाह के ऊपर हमला किया। और एक तो उसने क्या किया कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान जगह बना दी कि जिस पे ऑटोमन ने कब्जा कर लिया कि स्पेन डायरेक्टली फ्रेंच के ऊपर हमला न कर सके। ओके। दूसरा क्या हुआ कि उस प्रेशर की वजह से स्पेन के बादशाह को एग्री करना पड़ा कि हम ईसाई आपस में नहीं लड़ते, आइए मिल के मुसलमानों का मुकाबला करें। तो वो फ्रांस से डील बनाने आ गया। फ्रांस से डील बनाने आ गया, उसने फ्रांस के बादशाह को आजाद किया। अब फ्रांस के बादशाह ने चोरी चोरी ऑटोमन के साथ डील कर ली कि जी हम आपके वेसल हैं, हम यूरोप में आपका काम करेंगे, जब भी हमारे ऊपर स्पेन वाला हमला करे तो आपने क्या करना है, हमारी हिफाजत करनी। ठीक, यानी कि उन्होंने उनकी स्पेन की डील नहीं मानी, इधर मुसलमानों के साथ जो डील पहले से हुई थी वही रखी। तो 1539 के अंदर इसको कहते हैं फ्रैंको ऑटोमन अलायंस। ओके। आप जाइए गूगल पे तो आप फ्रैंको ऑटोमन अलायंस डालिए तो आपको डिटेल आ जाएगी कि फ्रांसिस I ने साइन कर दिया सुल्तान सुलेमान अल कानूनी के साथ कि जी आप हमारे प्रोटेक्टर हैं। तो अब हर साल गर्मी के मौसम सल्तनत उस्मानिया की जो नेवी थी वो जाती, वो फ्रेंच की जो बंदरगाहें थी वहां पे 9 महीने के लिए रुकती ताकि गर्मी में स्पेन वाला जो है फ्रांस के ऊपर हमला न कर सके। ओके। तो उस वक्त के बादशाह ने जहाँ पे ये आते
तो उसने इनके लिए मस्जिदें बनाई, उसने इनके लिए रहने की जगह बनाई, इनके हलाल खाने का इंतजाम किया। तो फ्रेंच जो थे, वो जो शहर थे, ये जो बंदरगाह वाले शहर थे, जैसे मार्सिया है, ये केन है, ये नीस है, ये जो आजकल बहुत ही खूबसूरत है फ्रांस के, जिसको फ्रेंच रवीरा कहते हैं, ये जाके मुसलमान वहां पे रहते, वहां पे हिफाजत भी करते फ्रेंच की, लेकिन अपनी अदालतें भी कायम करते, बल्कि वो फ्रेंच से शादियां भी करते, फ्रेंच औरतों को लेके भी आते। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फ्रेंच वालों ने ये कहा कि बजाय इटली को आप ये सारा बिजनेस दें, आप हमें भी बिजनेस दें। तो सुल्तान ने क्या किया कि भाई फ्रेंच वालों को कहा कि आप इस्तांबुल में आके रहिए, यहाँ इंडिया से, चाइना से जो भी सिल्क चाहिए वो आप यहाँ, लेकिन हमें आप मसूल दीजिए, इतने परसेंट दो। तो अब क्या हुआ कि फ्रेंच पैसे वाले सारे लोग, उन्होंने 1540 के अंदर आके इस्तांबुल में, इजमीर में, सीरिया में रहना शुरू कर। तो यहाँ से वो सिल्क खरीदते, यहाँ से वो बेसिकली जिसको आप कहते हैं स्पाइसेस खरीदते। और आपको अंदाजा नहीं है कि उस जमाने में स्पाइसेस की कितनी जरूरत थी, बिजली नहीं थी। और आपको पता है कि आजकल भी यूरोप में 9 महीने तक सर्द मौसम है और अक्सर बर्फबारी होती, सिर्फ 3 महीने गर्मी होती। अब बर्फबारी के दौरान जानवर छुप जाते, तो आप उनकी हंटिंग नहीं कर सकते, हंटिंग के बगैर कोई गोश्त नहीं है। और अगर गोश्त या मीट जो है भी, तो वो थोड़े अरसे के बाद वो खराब हो जाता। तो ये साल्ट जो था ना, साल्ट इतना जरूरी था कि साल्ट और मिर्चें लगा के वो उस गोश्त को क्या करते थे, प्रिजर्व करते। तो मिर्चें मुख्तलिफ किस्म की और साल्ट, ये यूरोप के लिए ऐसे ही था जैसे ब्लड लाइन। बादशाहों को सिल्क चाहिए, प्रीस्ट को सिल्क चाहिए कपड़े पहनने के लिए। उसके अलावा आइवरी बहुत चलती थी, क्योंकि आप जब हंटिंग करते हैं। उसके अलावा चाइना ने असल में, जिसको आप गन पाउडर कहते हैं ना, वो चाइना ने इजाद की, लेकिन वो मुसलमानों के हाथ में आ गया कि मंडी सारी मुसलमानों की थी। अब यूरोप यहाँ से गन लेके जाता, अब उनकी जंगें हैं, जैसे अब हर कोई बंदा जो है वो अमेरिका से वेपन्स लेता है, तो उस जमाने में मुसलमानों से आके गन लेते, गन पाउडर लेके, तो वो सारी चीजें यहाँ मुसलमानों से लेके जाते। अब वहां से क्या हुआ कि फ्रेंच ने भी दूसरे मुल्कों में भिजवाना शुरू किया। तो यहाँ से ऑटोमन को पैसे देते और वहां से दूसरों से पैसे लेते, क्योंकि बेसिकली दुनिया को डोमिनेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हर चीज हमारे थ्रू होके गुजर रही है, हमारे थ्रू होके। अब जब इंग्लैंड, अब क्या हुआ कि 16वीं सेंचुरी के अंदर यूरोप पहले था कि सारे कैथोलिक थे, सारे के सारे क्रिश्चियन जो थे वो एक ही बादशाह को मानते थे और एक ही पोप को मानते थे। लेकिन जब ऑटोमन के साथ उनके झगड़े शुरू हुए, तो 450 साल तक जंग शुरू हुई। तो जब अमेरिका क्या करता है या फ्रांस क्या करता है, वो मुसलमानी दुनिया में अपने एजेंट छोड़ता है, ठीक है ना, दोनों को लड़ा दिया और एक ने अमेरिका की मदद ले ली, दूसरे ने, तो ऑटोमन ने भी ये किया। जब उन्होंने क्या किया कि जी ये बादशाह जो है ना, ये तो आपके साथ जुल्म कर रहा है, ये पोप जो है ना, ये देखो ये ठीक नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जर्मन प्रिंसेस ने पोप से आजादी चाहिए, क्योंकि होता क्या था कि बादशाह कहता था कि 33% अपनी इनकम का आप मुझे दीजिए टैक्स। आजकल अमेरिका में भी हमारी जो इनकम होती है उसका 33% हम फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, 6% स्टेट हमसे ले जाती है, मिशिगन सिटी ले जाता है। अच्छा, तो इसी तरीके से होता क्या था कि भाई किंग कहता था कि 33% आप मुझे टैक्स दें, शहर वाले कहते थे 6% आप मुझे टैक्स दें, पोप ये कहते थे कि 10% आपकी जो इनकम है वो आपने खुदा को देनी है। जैसे हमारे यहाँ ज़कात है ना 2.5%, हमारी ज़कात तो हमारे साल के बाद जो बचत होती है उस पे है, उनकी इनकम पे। कि अगर कोई बंदा 100 रुपए कमा रहा है तो 33 उसको किंग को देने हैं, 6 उसको सिटी को देने हैं, 10 उसको चर्च को देने हैं, मतलब ग्रॉस पे नेट पे नहीं हो रही है। तो
50% उसकी उसी में चली जाती। सही बात। अब जब उन्होंने कहा कि देखो यार, हम मुसलमान हैं, हम बादशाह को 33% नहीं देते, हम जो चीजें बेचते हैं उससे उसको वसूल मिलता है, सेल्स टैक्स। उसके अलावा हमारी इनकम पे हम मस्जिद को नहीं देते, हम तो ज़कात पे देते हैं 2.5%, और वो भी गरीबों को देते हैं। तो वो जो फ्रेंच थे कि जो बेसिकली यहाँ से पैसे कमाते थे, अब उनको भी रहेगी कि हम बादशाह को क्यों दें, मैं पोप को क्यों दूं। तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि जी हम असल में आपकी क्रिश्चियनिटी से इख्तिलाफ हैं, हम ऑटोमन क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो भी जीसस को मानते हैं, लेकिन वो जीसस को खुदा नहीं मानते, तो हम भी जीसस को खुदा नहीं मानते, हम आपको पैसे नहीं, हम 2.5% देंगे और वो भी अपने रिश्तेदारों को देंगे। तो वो मुसलमान बनने की ख्वाहिश से ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में थे। सही। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो कैथोलिक बिशप्स ने या पोप ने उनको मुर्तद, ऐसे ही है कि जैसे सियासत के ज़माने में उन्होंने ज़कात लागू की, तो शियों ने कहा कि जी हम ज़कात गवर्नमेंट को नहीं देते। हमारे सुन्नी भी आते थे मौलवियों से वो फतवे लेने के लिए कि कह दो कि मैं शियों ताकि मेरी ज़कात न काटी जाए। सही तो बात इसी है। तरीके से यही हुआ, तो पोप ने उनके ऊपर फतवा लगा दिया कि ये काफिर हो, मुर्तद हो, ये पैसे नहीं देते। किंग ने कहा कि ये 33% मुझे नहीं दे रहे, ये काफिर हो। तो इस तरीके से उनकी आपस में झगड़े शुरू, उससे जिसको हम कहते हैं ना रेफर्मेशन, ओके। वो जो मार्टिन लूथर वाली, जी जी वो जर्मन ने पोप के खिलाफ और किंग के खिलाफ, वो नहीं चाहते थे कि 33% किंग को दे, 10% पोप को दे। उन्होंने कहा जी हम पोप को मानते ही नहीं। तो उस वक्त मार्टिन लूथर ने और वो जो रेफर्मेशन वाले थे, उन्होंने ऑटोमन से मदद ली, चोरी चोरी हमारी मदद करो ताकि हम लोग यहाँ पे इनके खिलाफ कुछ कर सकें। तो ऑटोमन ने क्या किया कि उन्होंने जाके वेरी क्लोज टू जर्मनी हमला कर दिया। ओके। वो जो बादशाह था और उसके जो हंगरी के इलाके में उसकी जागीरें थी, रोमानिया के साथ जो थी, उसके अलावा ये जो बाकी जो साथ वाले, उन पे हमला कर दिया। जब उसने उनके ऊपर हमला किया और उधर से जर्मन ने पैसे देने बंद कर दिए, अपने वो बेसिकली क्या कहते हैं ना, सिपाही देने बंद कर दिए, तो बादशाह को तो नाले पड़ गए। तो उसने उनसे कहा कि जी ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप ये करें कि आप मेरे साथ मिलके मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करें। ओके। तो इस तरीके से प्रोटेस्टेंटिज्म जिसको कहते हैं, वो कामयाब न होता अगर ऑटोमन जो है वो कैथोलिक किंग के ऊपर हमला न करता। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच वालों को भी थोड़ी सी आज़ादी हो गई। इंग्लैंड वालों ने, क्योंकि इंग्लैंड वाले दूर थे सबसे, क्योंकि इंग्लैंड के और उनके दरमियान समंदर था, तो उन्होंने कहा कि जी हम भी कैथोलिक को नहीं मानते, हम भी इस पोप को नहीं मानते, हम अपना एंग्लिकन चर्च बना रहे हैं। अच्छा। तो किंग हेनरी ने क्या किया, उसने कहा जी हम कैथोलिक के हिस्सा नहीं है, हम ना तो ज़कात इनको देंगे, ना हम इनको चर्च का पैसा देंगे, ना हम किंग को पैसा देंगे, हमारा नया चर्च है, ये पैसे आप मुझे दीजिए, मेरे पोप को दीजिए। उसने अपना पोप खड़ा कर दिया इंग्लैंड में, और उसने अपने आप को बादशाह बनाया। अब इंग्लैंड जो था वो बहुत ही छोटा सा जजीरा था। जब मुसलमानों के प्रेशर खत्म हुए तो पोप ने फतवा लगा दिया कि इंग्लैंड वाले मुर्तद हो गए। इन्होंने नया पोप खड़ा कर दिया, इन्होंने अपने आप को नया मेहदी बना दिया। तो इनके साथ कोई बंदा जो है वो बिजनेस नहीं करेगा, न शादी करेगा, ना इनकी कोई बेटी लेगा, ना इनको अपने बिजनेस में। तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज ने, जर्मन ने, स्पेन ने, नॉर्वे ने वो फतवा सुना और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंग्लैंड वालों से बाइकाट किया। ओके। उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ I 1580 में उसने मजबूर हो के चोरी चोरी बंदे भेजे, सुल्तान उस वक्त मुराद थे। ओके। उनको उसने देखा पोप ने फतवा दिया है, पोप क्या कर रहा है, हम मुसलमान, पोप क्या रहे, कहे कि भी हम क्रिश्चियन नहीं रहे और हम अंदर से असल में मुसलमान हैं। अच्छा। ओके। हम पोप को खुदा नहीं मानते, हम जीसस को खुदा नहीं मानते, हम जीसस को नबी मानते, हम अंदर में आप जैसे हैं, इसीलिए हमें सजा दी जा रही है
तो जैसे आपने रहम किया है फ्रेंच के ऊपर, हम पे भी करें। आप हमारे ऊपर भी रहम कीजिए, हमारे लोगों को इजाजत दीजिए काम करने की, ताकि हम लोग सरवाइव कर सकें। और हम आपकी स्पाई करेंगे इनके खिलाफ। स्पाइंग करें, ओके सही है, ठीक है, ठीक है। सुल्तान तो खुश हो गए क्योंकि पहले फ्रेंच ने किया था, अब वो कहा जी भिजवा दो, वीजे दिए। तो 1580 में इंग्लैंड के जितने भी रिच लोग थे वो अपना पैसा लेके उन्होंने इस्तांबुल में आना शुरू किया। तो वही मार्केट से स्पाइसेस लेना, सिल्क लेना, सॉल्ट लेना, भेजना। इंग्लैंड में उस वक्त लोहा होता था ज्यादा। ओके। तो सुल्तान ने कहा कि भी आप लोहा में भेजिए, हमें तलवारें बनानी है, नेज़े बनाने। उसने चोरी चोरी लोहा भिजवाना शुरू, हाथ भिजवाना शुरू। उस पे पोप ने कहा कि तुम्हारे लोहे से तलवारें बन के हमारे क्रिश्चियन के ऊपर हमले हो रहे हैं, आप तो पक्के काफिर हैं, आप बिल्कुल मुसलमान। उन्होंने और पाबंदी लगा दी। अच्छा। तो इस तरीके से अब इंग्लैंड के पास दुनिया में कहीं बिजनेस करने की कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने सारे का सारा पैसा जो है, जो भी रिच आदमी था वो यहाँ पे आता और यहाँ से पैसे बनाता, इंग्लैंड में चीजें भेजता। तो डॉक्टर साहब यानी कि इंग्लैंड जो है यूरोप से अलग हो गया है समझ इस वक्त, और जो है अब ये अपना सारा बिजनेस बाकी दुनिया में से मुसलमान है उनके साथ अब कर रहे हैं। और यूरोप जो था वो पहले ही आइसोलेटेड था जी, और पूरी दुनिया के साथ तो मुसलमानों का ही ताल्लुक था जी। पूरी दुनिया के दरमियान ये थे। चाइना तक आपको जाना है, मुसलमानों के थ्रू होकर इंडिया के साथ जाना है, अफ्रीका जाना है, तो ये दुनिया के साथ पहले ही कनेक्टेड थे। अब जब इंग्लैंड इनके साथ कनेक्टेड हुआ तो वो क्या हुआ कि दुनिया के साथ कनेक्टेड। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सुल्तान से ये कहा कि मुगल जो है, मुगल एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त अमीर एम्पायर, क्योंकि वो चाइना से चीजें मंगवाते, वो मैक्सिको तक कपड़ा भिजवाते, कॉटन लेके, ये बेसिकली जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे। तो सुल्तान ने उनको रिकमेंडेशन कहा कि अच्छे लोग हैं, इनको आप वीजा इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड। ओके। उस वक्त अकबर का जमाना था, अकबर ने कोई तवज्जो नहीं दी। जहांगीर का जमाना, 3 साल तक अंग्रेज एम्बेसडर 3 साल तक बैठा रहा, जहांगीर ने उसको मिलने की टाइम नहीं दिया। ऐसे ही होता है जैसे अमेरिका है। अब पाकिस्तान का भी बादशाह बात दफा होता है। अब आपने यहाँ तो सुना है, हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं तो व्हाइट हाउस के बाहर फिरते रहते हैं। वो पिछली दफा ट्रम्प साहब ने मार-लागो में, वो बेसिकली आपको पता है ट्रम्प भी बड़ा साद है, पैसे बनाने का तरीका उसको आता है। तो वो क्या कहता है कि भाई जिसने भी मार-लागो का मेंबर बनना है तो वो 150,000 की उसकी मेंबरशिप। अगर किसी ने ब्रेकफास्ट अटेंड करना है तो उसके $10,000 देना पड़ेगा। आपको पता है हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे फॉरेन मिनिस्टर फलाने ढिमकाने, वो पैसे दे के वहाँ पे गए ब्रेकफास्ट में और वो तस्वीर बना के दुनिया को भिजवाई कि मैं फ्रेंड, मुझे ट्रम्प साहब ने इनवाइट किया। और उसी में मेरे दोस्त भी थे फ्लोरिडा वाले, और उनके पास मेंबरशिप। उन्होंने मुझे वो तस्वीर उनकी बना के भिजवाई के लिए कि मैं ट्रम्प के करीब बैठा हूँ और इतने दूर से ये बैठे हुए, और उन्होंने ये खबर लगवा दी कि ट्रम्प ने इनवाइट किया। ये जमाना था, उस वक्त शाहजहां ने वो समझते नहीं था कि इंग्लैंड कुछ है। 3 साल के बाद उसने उनकी बात सुनी और इन्होंने कहा कि जी हमें वीजे दो, इजाजत दो। उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ से भी मनियों से ले जाओ। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कैंप, तो 1600 के अंदर मुगलों के यहाँ अंग्रेजों ने काम शुरू किया। पहले फ्रेंच भी कर रहे थे, इटालियन भी कर रहे थे, पुर्तगीज भी कम कर रहे थे, अब इंग्लैंड वाले भी आए। तो अब इस तरीके से इनकी आपस में जंग शुरू हुई कि जी फ्रेंच वालों की बजाय हमें दे बिजनेस। अब होता क्या था कि अब वहां पे आप बैठे, आपको बिजनेस करना है, आपको खरीदनी है चीज। अब वो आगरा वाले तो उर्दू बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, अब इनको उर्दू सीखना पड़ गया। अब जैसे अब हम अमेरिका में आते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, अब ये लोग उर्दू सीख रहे हैं, पंजाबी सीख रहे हैं,
हिंदी सीख रहे हैं। अब हम यहाँ पे जब आते हैं, अगर आपको वॉल स्ट्रीट में काम करना है, बैंक में काम करना है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि जी बैंक वाले मेरी डिपॉजिट करा दो। आपने इंग्लिश की सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है। तो अब ये हुआ कि जब ये बिजनेस में जा रहे हैं तो इन्होंने सारे वो उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल शुरू किए। यहाँ से वो शालें खरीदते थे ना, तो अंग्रेजी में लफ्ज शाल शामिल हो गए। ये मुझे खाकी कपड़ा चाहिए, लफ्ज खाकी शामिल हो गया। आप हैरान हो गए, चारपाई है ना हमारी, वो चारपाई से मुराद क्या कि उसके चार वो कोने हैं, उसका अंग्रेजी में 4 लेग शुरू हो गया। अब ये चारपाई को जो 4 लेग कहते हैं वो क्या हो गया, 4 लेग शुरू हो गया। अच्छा जरा, अब बंगला है ना, जैसे बंगाली घर बनाते थे उसको वो बंगला कहते हैं। अच्छा वो बेंगलो बन गया। अच्छा वरांडा, अब हमारे आपको पता है कि वरांडे पे खड़ा था, तो इंग्लिश में वरांडा क्या है, वो बालकनी वरांडा। अच्छा, हैरानी वाली बात, आपने फ्रूट पंच का नाम सुना है? फ्रूट पंच जी जी, इंग्लिश में फ्रूट पंच होता है, आपने हर देखा। अब होता क्या था कि आपको पता है शिकंजीबीन बनाते हैं ना, जी जी, शिकंजीबीन में मुख्तलिफ अंदाज में कि शुगर है, नमक है, लेमन है, पानी है और काली मिर्च है, तो ये 5 है, तो फ्रूट 5। अच्छा, तो जब किसी ने वो पीना है तो कहता है फ्रूट 5, तो वो फ्रूट पंच बन गया। वाह, मेरी बात आप समझ रहे हैं? जबरदस्त। अच्छा, ठीक। तो अब अंग्रेजी अगर आप इस वक्त देखें कि अंग्रेजी जबान में इनके मुताबिक, इनके स्कॉलर्स के मुताबिक ओवर 2000 वर्ड्स और उर्दू, पंजाबी एंड हिंदी। अच्छा, 2000 वर्ड्स इंग्लिश के अंदर। हैरानी वाली बात है, मैं आपको आज ये लफ्ज बता रहा हूँ, जब इन लोगों ने, इनके पास पैसे आए, फिर इनके पास ताकत आई, तो अब होता क्या था कि मुगलों की कमजोरी हुई, तो उनके सल्तनत में जब कमजोरी आई तो लूट मार शुरू हुई ना। तो लफ्ज हमारे यहाँ लूट मार चलती है ना, अच्छा, वो लफ्ज लूट मार अंग्रेजी में आ गया लूटिंग। बिल्कुल मेरी बात है, लूटिंग, वो जब लूट मार भी होती है ना, लूटिंग। आपको पता है लफ्ज बंदना, बंदना हमारा लफ्ज है, अंग्रेजी का लफ्ज है बंदना। कमर बंद अंग्रेजी का लफ्ज है, कमर बंद, ठीक है ना जी। तो ये कमर बंद हो, ये खाकी हो, ये शाल हो, ये बंगला हो। मैंने पिछले प्रोग्राम में मुगल की बात की जी। अंग्रेजी में आजकल भी, इस वक्त भी, जो शहर का सबसे ज्यादा अमीर आदमी होता है उसको कहते हैं ही इज द मुगल ऑफ द टाउन। और ये मीडिया का मुगल है, ये वॉल स्ट्रीट का मुगल है। वो लफ्ज क्यों आया? क्योंकि मुगल इतने रिच थे कि जो भी फिल्थी रिच होता उसको ये मुगल कहते, समझ रहे ना? सही। अच्छा, और उसी के तरीके से अब हुआ क्या कि मैं आपको हंसी वाली बात, क्वीन एलिजाबेथ ने सुल्तान मुराद की बीवी को खत लिखने शुरू किया कि सिर्फ सुल्तान से नहीं दोस्ती बनाओ, उसकी बीवी और उसकी माँ से भी दोस्ती बनाओ। उसकी माँ को माँ कहना शुरू किया, अच्छा, उसकी बीवी को, और उससे दरखास्तें करी कि मुझे हिजाब भिजवाओ और मुझे मुसलमानों के कपड़े भिजवाओ। उसने उसको तोहफे में हिजाब भिजवाया और वो लांग कपड़ा जो होता है ना तुर्की, वो भिजा। अब क्वीन एलिजाबेथ जब उसका टाइम आया क्रिसमस का, तो फ्रेंच, इटालियन सारे एम्बेसडर को उसके खाने पे बुलाए और उसने सबको सरप्राइज दिया कि हिजाब के अंदर आए, कपड़े पहन। ये कहने के लगी कि मुझे सुल्तान की बीवी ने ये स्पेशल क्लोथ दिए, ये बताने के लिए कि मैं इतना करीब हूँ, इतना मेरे करीब। अब वो इस वक्त पेंटिंग है, आप क्वीन एलिजाबेथ I की वो पेंटिंग जब आप देखेंगे कि उसके सर के ऊपर हिजाब है, उसके ऊपर लंबा चोगा है और वो काफ्तान उसने हाथ पे पहने हुए। अच्छा। तो चार्ल्स जब बादशाह बना तो वो बिल्कुल पर्शियन सिल्क के कपड़े पहनता है, जैसे सुल्तान का कपड़ा होता है ना, ऐसे पहन के मैं भी सुल्तान।
मेरी बात आप समझ लो। हंसी वाली बात है। अब मैं मतलब इतनी पब्लिक पे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझाने के लिए, मैं जब गया PhD के लिए ना, तो वो जो किताबें थी अरबी वाली, उनको मैंने स्टडी करने के लिए बार्लिन लाइब्रेरी में गया। तो एक वाकया मैं उसको स्टडी कर रहा था कि जब ये अंग्रेज वहां पे काम करने आते थे तो बंगाल से कपड़े ये लेके जाते थे, क्योंकि बंगाल में इस वक्त भी, बांग्लादेश आपको पता है कि अमेरिका की जितनी भी फैब्रिक है वो सारी की सारी बांग्लादेश से बनती है। उस जमाने में भी बंगाल से जितनी कॉटन होती थी, जितनी वैरायटी होती थी, तो बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, वो गवर्नर था बंगाल के। इन लोगों ने जब ये बिजनेस शुरू किए तो इन्होंने अपनी अलहदा से कॉलोनियां बनाना शुरू की। ये सारे जो है ना 300-500 मिलके एक कॉलोनी में रहे। तो उसने ये कहा कि भाई यहाँ पे आप दीवार नहीं खड़ी कर सकते। तो इनका जो गवर्नर था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कहते हैं, उसने उसकी इजाजत के बगैर क्या किया कि वो दीवार खड़ी कर, यानी उसने कहा कि भाई आप रह सकते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द दीवार, क्योंकि रात को आप दीवार बंद कर देते हैं तो मेरे जो पुलिस वाले हैं वो जाके चेक नहीं कर सकते। तो उसके गवर्नर ने बगैर उसकी इजाजत के वो दीवार खड़ी कर। जब उसको पता चला तो वो 4000 फौजियों को लेके आ गया। उसने इनको मार 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 के, और उसके वो जो जगह थी उसके नीचे एक जहाँ पे गधे और घोड़े बांधे जाते, उसने एक गधे और घोड़े की टांगों के साथ इनको बांधा और वो मारे, और वो इनको गाली दे माँ की, बहन की, और साथ में कहो कि हम तुम्हारे गुलाम, मैं माँ फलाना वाला, मैं बहन फलाने वाला, तुम्हारा गुलाम। सारा दिन उसने कहा कि तुमने ही कहना है। और उसकी वो रिपोर्ट उसने किंग को भेजी, जो गवर्नर था ना, कि जी हमारी सूरत हाल यहाँ पे ये है कि एक छोटे से इलाके का नवाब हमें माँ की गालियाँ देता है, बहन की गालियाँ देता है, और हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं, आप कुछ तो करें। अब जब मैं उसको रिपोर्ट को पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर माँ की गाली, बहन की गाली, और मैं समझ रहा हूँ कि ये इंग्लिश के लफ्ज। अच्छा, मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब मैं उनके मीनिंग के लिए डिक्शनरी पे देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि लफ्ज हैं क्या, क्योंकि वो लफ्ज इस तरीके से लिखे हुए थे जैसे इंग्लिश में ना, रोमन इंग्लिश। उसके बाद में वो एक 16th सेंचुरी की डिक्शनरी पे गया। तो जब मैंने वो पढ़ा कि जी 16th सेंचुरी में ये माँ फलाना, बहन फलाना ये शामिल हुई, और ये गाली थी ये इंडिया से आई, वो तो पंजाबी की गाली थी, और मैं हंस के पागल हो गया। सही बात है। मैंने 1.5 घंटा लगा दिया इसको सुनते हुए गाने को। मुझे क्या पता था कि ये तो हमारे वाली गालियाँ थी। तो उधर से मदर फलाना, सिस्टर, ये जो गालियाँ है ना सारी, उसी की ट्रांसलेशन। सही। तो उससे आपको पता चलेगा कि गालियाँ तक जो थी कि वहाँ जो गालियाँ देते, ये गालियाँ देते इंग्लैंड में। जब वो नवाब बने ना, तो अपने नीचे वालों को वही चीजें करते। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इतना रोक था मुसलमानों का या ऑटोमन का या मुगल का, कि जब माँ बच्चे को सुनाना चाहती और बच्चा शोर करता, तो ये इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में हिस्टोरियन बताते कि माएँ कहती थी कि चुप कर जा, वरना टेरेबल टर्क तुम्हें आके उठा के ले जाए। तो बच्चे चुप कर, इतना रोक। एक दफा क्या हुआ कि इंग्लैंड वाले जो थे, क्योंकि अब इंग्लैंड जो है ना, उसके इर्द गिर्द हर तरफ समंदर, और समंदर में आपको हर जगह जहाज पे जाना। हमारे जो अपना इंडिया में मुगल थे, वो तो सारी जमीन थी, समंदर के ऊपर तो उनका जहाजों के ऊपर तवज्जो ही नहीं थी। ये जहाज इन्होंने अच्छे बनाए, तेजी वाले बनाए। दूसरा फिर क्या हुआ कि वहां से जब लंदन से ये चलते थे तो इनको इस्तांबुल पहुंचने के लिए 9 महीने लगे, क्योंकि उस जमाने में इंजन तो थी नहीं, तो वो सारे तो क्या कहते हैं ना,
बम्बू और उसके साथ कच्चा, और उनमें से अक्सर मर जाते थे क्योंकि 9 महीने में बुखार हुआ, डेंगू लगा, फलाना लगा, 100 वहां से निकले और 25 पहुंचे। तो अब होता क्या था कि रास्ते में जब स्पेन पे कब्जा किया ना ईसाइयों ने, तो उन्हें बहुत सारे मुसलमानों को निकाला, यहूदियों को निकाला। अब वो जो मुसलमान वहां से निकले थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर ईसाई को पकड़ना शुरू किया। तो वो क्या करते थे कि वो हमला करते इनके जहाजों को पकड़ लेते। अच्छा। तो उसकी वजह से इन्होंने सुल्तान से अमान ली, और ये जो इंग्लिश थे वो अपने जहाज के ऊपर ऑटोमन या मुगल झंडा लटकाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन, ताकि कोई इनको पकड़े। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनकी ये हुई कि चूंकि जो गने थी, उन गनों को इन्होंने क्या किया कि वो जो जिसको आप कहते हैं ना गन पाउडर जी, उसको जब ये गोलियां चलाते, उस वक्त इन्होंने देखा कि भाई जितना जिसकी गोली जरा दूर तक जाएगी, इतना दूर से दुश्मन उसके जहाज पे हमला नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से एक काम इनका ये हुआ कि ये गोली को तेज करने में कामयाब हो, क्योंकि उसमें हुआ क्या, और उसके लिए भी एक हंसी की बात है। अब मैं आपको ये बात सुनाऊंगा तो आप हैरान होंगे कि मैंने आप बताई कि किंग चार्ल्स I ने जब ये देखा कि मुगल इतने अमीर हैं या ऑटोमन इतने अमीर हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि जी इन लोगों को कीमिया आती है, ये जो है ना लोहे से और तांबे से सोना बनाते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है ना, बड़े टर्की आजकल भी पाकिस्तान में ये पुराने जमाने में होते थे ना, वो सोना बनाने के लिए वो करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि जी ये सोना बना, तो उसने कहा कि कीमिया की कितनी किताबें लेके आए, फिर भट्टियां लेके आई। अब पूरे अमेरिका, पूरे इंग्लैंड के अंदर लोगों ने भट्टियां शुरू कर दी, बिजनेस बन गया। अब ऑक्सफोर्ड में एक प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड, वो अरबी में उमर बिन खय्याम या क्या कहते हैं जाबिर बिन हय्यान की किताब पढ़ता। उसने कहा कि भी कापर इतना डालो, सल्फर इतना डालो, मरकरी इतनी डालो, इतनी आग में रखो। वो और उसकी बीवी दोनों जो है सारा दिन बैठ के ही काम। अब एक दफा के सल्फर ज्यादा डल गई या कापर ज्यादा डल गया, तो उनका पूरा घर जो है वो बम ब्लास्ट से क्या हुआ, वो उनके ऊपर गिरा, वो मर गए। ऑक्सफोर्ड वाले ने कहा कि ये देखो कि कितना हुआ, क्योंकि ये धमाका जो था ना ये अच्छा हुआ। तो उन्होंने उस वक्त देखा कि कितनी सल्फर ज्यादा हुई, सही, और वही चीज उन्होंने गोले में डाली। सही वेपनरी यहाँ से वेपनरी शुरू हुई, और वो गोले में जब डाली तो वो गोला फटा। तो जब वो जहाज से उन्होंने दूसरे जहाज पे फेंका और वो वहां पे फटा, वो जहाज डूब गया। तो इस पे सारा इंग्लैंड लग गया कि भाई मरकरी ज्यादा डालनी है। उस तरीके आइजैक न्यूटन साइंसदान कैसे बना, उसका काम सारा ये था कि उसने न शादी की, न उसने कोई, और बादशाह ने कहा कि इधर बैठो और ये देखो कि गोला फटने वाला ज्यादा कहाँ है, सोना कैसे बनता है। सारी जिंदगी उसने यही किया कि इतना डाल के देखो, उतना डाल के देखो। उससे इनको फायदा ये हुआ कि वो जो कैनन है या जो बंदूक का गोला है, उसमें ताकत आई। जब वो ताकत आई तो उसमें क्या हुआ कि दूसरे जहाज वाले जो है ना, वो तो बंदूकें लेके आ रहे थे, ये गोला फेंकते, तो उससे क्या हुआ कि इनको थोड़ी सी सिक्योरिटी हुई। सही, उस सिक्योरिटी की वजह से इनका अपर हैंड होना शुरू। और फिर इसको अब यहीं पे मैं रोकता हूँ सर, डॉक्टर साहब, और ये बड़ा अभी इंटरेस्टिंग हमने जो है वो आइजैक न्यूटन के ऊपर भी आगे हमने बात करनी है। इंशाल्लाह यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।